हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग BEE के बारे में पढ़ रहे हैं और BEE में जो आपका पहला चैप्टर है वैद्युत धारा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। यह इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले 5 लेक्चर आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप जो प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था, प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में बताया था। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, इसको हमको समझना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप अपने आप को देखिए, या इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु या प्राणी हैं, इन सभी पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। आप अपने आप को स्वयं देखिए, जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो आप जो है कंफर्टेबल फील नहीं महसूस करते हैं। उसी तरह से जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो हमारे ऊपर जैसे ताप का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से इस जगत में, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जो है जितने भी पदार्थ होते हैं इन पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर का असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट हम लोग किससे करते हैं, अल्फ़ा से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फ़ा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरी बात इसके बारे में मैं बताऊं तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, यह आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी इसकी यूनिट क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है, सेंटीग्रेड होती है। ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में पता होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या होती है प्रतिरोध ताप गुणांक की। तो दोस्तों, अगर कोई पदार्थ है, मान के चलिए कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ का जो भी रेजिस्टेंस होगा, अगर उस पदार्थ के रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज करना चाहें तो उसके अक्रॉस जो है उस पदार्थ का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें या घटा दें तो पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके लिए डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध में एक ओम चेंज करने के लिए ताप में जितना परिवर्तन किया जाता है उसे पदार्थ का प्रतिरोध, उसे पदार्थ का ताप गुणांक, या इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों, बड़ी आसान इसकी डिफिनीशन है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध में 1 ओम चेंज करने के लिए ताप में जितना परिवर्तन या ताप में जितना चेंज किया जाता है उसे उस पदार्थ का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस समय सामान्य तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का तापमान मान लीजिए कि 10 ओम है।
अब इस 10 ओम को 11 ओम करने के लिए हमको टेम्परेचर में जो चेंज करना पड़ेगा उसी को हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। इसको दूसरे तरह से और आप बता सकते हैं कि इसकी एक और परिभाषा आप बता सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी पूरी एक कंप्लीट परिभाषा हो गई। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर में जितना चेंज करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं दोस्तों। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पदार्थ के रेजिस्टेंस में अगर तापमान में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन हो, उसके रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जैसे कि इसको अल्फा से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किन किन पदार्थों का ताप पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाना चाहूँगा। उसके बाद जो हम लोग इस प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई पदार्थ है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि माना किसी पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध RT हो जाता है। प्रतिरोध RT हो जाता है तो तापमान में या ताप में वृद्धि के कारण या तापमान में वृद्धि के कारण जो हमारे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है वह कितना होता है? तो यह हमारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध था R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो गया। तो वृद्धि मतलब चेंज हमको दिखाना है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है वह कितना होती है? RT माइनस क्या होगी? R0 माने वृद्धि होती है कितना होती है? इतनी की होती है, इतने की वृद्धि होती है। और इसको हम किसके बराबर मान लें कि जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई है उसको डेल R से हमने मान लिया है। यानी हम लिख सकते हैं कि डेल R बराबर क्या है? RT माइनस क्या है? R0 है दोस्तों। जहाँ डेल R क्या है? यह हमारे चेंज माने प्रतिरोध में क्या है? परिवर्तन है, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस। यह हमारा रेजिस्टेंस में परिवर्तन है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध RT हो जाता है। तो तापमान में वृद्धि के कारण जो हमारे प्रतिरोध में वृद्धि होती है वह कितना होती है, वह हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? यह हमारे RT माने जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है और जो हमारा मूल प्रतिरोध है इसको हम घटा देंगे तो इसके अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। और इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? डेल R से, और यह डेल R के बराबर हमने इसको रख दिया। तो दोस्तों यह क्या है? इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? चाहे डेल R कहें, चाहे ये हम RT माइनस R0 कहें, या ये जो भी चीज़ें लिखी गई हैं यह प्रतिरोध में जो परिवर्तन है उसको दर्शा रहा है। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है, यानी जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है, वह मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है यह डेल R, यह समझ लीजिए किसके
समानुपाती होता है, जो मूल प्रतिरोध होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। दूसरी बात, यह जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ये टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, प्रतिरोध में चेंज आएगा। और तीसरा बात अगर आप यहाँ से लिखें तो जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी यह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा पदार्थ किस नेचर का है। जैसे हमारा पदार्थ कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, इसकी प्रकृति पर भी हमारा क्या होता है, ये जो हमारा प्रतिरोध में चेंज है ये निर्भर करता है। तो ये तीन बातें हैं आपको, जो भी हमारा प्रतिरोध में चेंज होता है वह मूल प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और जितना आप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर ये समीकरण 1 लिख लें दोस्तों और इसको समीकरण आप 2 लिख लें, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा जाएगा, आर नॉट इंटू क्या लिखा जाएगा, टी। और डेल आर की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल आर की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस क्या है, आर नॉट है, बराबर यानी समानुपाती आप लिखेंगे आर नॉट इंटू क्या लिखेंगे, टी। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है दोस्तों, इसको आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। और अल्फ़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और ये अल्फ़ा आर नॉट क्या होगा, इंटू टी होगा दोस्तों। तो अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा बराबर आप लिखेंगे दोस्तों, अल्फ़ा बराबर ऐसे लिखा जाएगा, अल्फ़ा बराबर क्या लिखा जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इधर भाग लग जाएगा, यानी आर टी माइनस आर नॉट बटे क्या लिखा जाएगा, आर नॉट इंटू क्या लिखा जाएगा, टी। इसी अल्फ़ा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये इसी अल्फ़ा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इस अल्फ़ा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक किसको प्रदर्शित करता है, ये यानी अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हैं, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक जो है अल्फ़ा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यह क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन है, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन, यह आपका प्रतिरोध में परिवर्तन है बटे दोस्तों क्या होगा, यह मूल प्रतिरोध है, मूल प्रतिरोध गुणे ये क्या है, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। यह फार्मूला आपके लिए निकल के आता है दोस्तों। तो ऐसे आप जो है अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या होता है, इसको हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यह अल्फ़ा बराबर किसके होता है, जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है अपान में जो मूल प्रतिरोध और तापमान में वृद्धि होता है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अलग अलग पदार्थों पर हमारे ताप गुणांक यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक का प्रभाव हमारे जैसे कंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक का विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर प्रभाव। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों ये अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो या अल्फा की वैल्यू आप कह सकते हैं नेगेटिव हो या अल्फा की वैल्यू क्या हो, हमारे कह सकते हैं जीरो हो, तो इन सब का क्या होता है, अलग अलग मतलब होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा नेगेटिव और अल्फ़ा जीरो का क्या क्या मतलब है यह आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे पदार्थ जिसके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाने से
ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जिसके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उस पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाता हो तो उस पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दोस्तों एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि ऐसे पदार्थ जिसके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो उन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाए। दोस्तों रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाए, या टेम्परेचर को घटाएं तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाए, घट जाए। तो ऐसे गुणधर्म वाले पदार्थों को हम लोग, ऐसे गुणधर्म वाले जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं और जितने भी हमारे एलॉय होते हैं, मैंने एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, मिश्र धातु होते हैं। और एक और होता है दोस्तों हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसको भी आप लिखेंगे। एक्सट्रिंसिक हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इन सभी पदार्थों का हमारा जो है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। अब यहाँ पर कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं, कंडक्टर में जैसे हमारे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सभी पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। यानी इन पदार्थों के अक्रॉस अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर को घटाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं इनकी जो है प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। और मिश्र धातु का मतलब जैसे हमारा कापर हो गया, ठीक है, हमारे मिश्र धातु में जैसे हमारा नाइक्रोम हो गया, ये सब जो है पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का जो है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। दोस्तों तो ये मिश्र धातु हो गया। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं इसको भी मैं बता दूं आपको कि सेमीकंडक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो जो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर उसमें अशुद्धि हम लोग मिला दें तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यानी यह डोपिंग किया हुआ हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसी डोपिंग किए हुए सेमीकंडक्टर जो हमारे दो प्रकार के बन जाते हैं, एक पी टाइप का, दूसरा एन टाइप का। तो जो हमारे डोपिंग किए हुए सेमीकंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टर का भी हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यह हमारा जो है अल्फा निगेटिव का मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके अक्रॉस हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उन पदार्थों के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। दोस्तों तो ये पदार्थ का, ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरी बात आपको बताया कि टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाए। तो ऐसे पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसको आपको लिखना है। जैसे जो भी हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक। इसका मतलब क्या होता है आपका, अर्धचालक, अर्धचालक। तो ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये दो हमारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, या टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर में जैसे आप जानते हैं जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं या इंसुलेटर मटेरियल में हमारे जैसे जो होते हैं, सिरेमिक हो गया, या हमारा पोर्सलिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, माइका हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, यानी कुचालक पदार्थ होते हैं। यानी कुचालक पदार्थ में हमारी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी अर्धचालक पदार्थ में हमारी क्या होती है, धारा जो होती है कुचालक से थोड़ा अधिक और चालक से कम प्रवाहित होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इन पदार्थों का हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक
जो अल्फ़ा होता है, जिसको अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं, यह कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो अभी तक दोस्तों मैंने अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब समझाया और अल्फ़ा नेगेटिव का मतलब समझाया। अब देखिए अल्फ़ा जीरो का मतलब क्या है दोस्तों। तो अल्फ़ा जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिसके अक्रॉस चाहे हम जितना टेम्परेचर में परिवर्तन कर दें, यानी टेम्परेचर को चाहे जितना बढ़ा दें और चाहे टेम्परेचर को जितना घटा दें, अगर पदार्थ के रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, जीरो होता है। उन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो जीरो का मतलब आप समझिए कि ऐसे पदार्थ जिसके अक्रॉस टेम्परेचर को हम चाहे जितना बढ़ा दें चाहे जितना घटा दें, अगर पदार्थ के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन ना आए तो इन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ज़ीरो होता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसका नाम आपको लिखना है। जैसे मैंगानीन होगा, मैंगानीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, जैसे यूरेका हो गया। ये जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, इन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, जीरो होता है। तो आपको अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा नेगेटिव और अल्फ़ा जीरो का मतलब मैंने समझाया, जो कि प्रतिरोध ताप गुणांक से ही संबंधित होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है दोस्तों, यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध में चेंज करने के लिए टेम्परेचर में जितना हम लोग चेंज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसको मैंने बताया कि अल्फ़ा से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इस अल्फ़ा की वैल्यू को भी आपने कैलकुलेट करके बताया कि अल्फ़ा की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर आपने बताया था कि जो चेंज इन हमारा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है और उसके अनुपात में जो हमारा मूल प्रतिरोध और टेम्परेचर में वृद्धि के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक दोस्तों। इसके साथ साथ जो है प्रतिरोध ताप गुणांक को हमने देखा कि चालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू क्या होती है, या हमारे मिश्र धातु के लिए या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। वहीं पर हमने देखा कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और हमारे मैंगानीन, कांस्टेंटन और यूरेका के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर जो लिखा गया इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, और टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है। तो ऐसे पदार्थ जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और यहाँ पर लिखा गया टेम्परेचर को बढ़ाए और रेजिस्टेंस घटा, या टेम्परेचर को घटाया और रेजिस्टेंस बढ़ा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे हमारे सेमीकंडक्टर हो गए और इंसुलेटर हो गए। और तापमान का जब कोई परिवर्तन रेजिस्टेंस पर ना हो तो वैसे पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, जीरो होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।